आखिर ये उर्दू क्या बला होती है। उनकी माने तो शैतान की खाला होती है। उनकी माने, समझ रहे ना आप कौन, किनकी माने? उनकी माने तो शैतान की खाला होती है। आए आपको समझाते हैं उर्दू आखिर क्या बला होती है। उर्दू वो होती है जिसमें इबादत होती है। उर्दू वो होती है जिसमें अकीदत होती है। उर्दू में कभी चुहल कभी मुसीबत होती है। उर्दू वो होती है जिसमें मोहब्बत होती है। उर्दू वो होती है जिसमें इंसानियत होती है। इस उर्दू से अमीश त्रिपाठी साहब का क्या रिश्ता है, या मेरा क्या रिश्ता है, या आप सब लोगों का क्या रिश्ता है, इसी को थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए ये बज़्म अदब है जिसमें मैं आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। और यहाँ जितने भी ख़वातीन और हज़रात आप लोग हैं, आप सभी जानते हैं, आपने इनकी किताबें पढ़ी हुई हैं। 11 हिंदुस्तानी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई हैं, अंग्रेज़ी में लिखते हैं, उर्दू में शायद नहीं हुई है अमीश। हिंदी में हुई है तो, लेकिन हिंदी उर्दू तो बहने हैं। हम लोग कल बात कर रहे थे कि अच्छा अमीश हम क्या बात करने वाले हैं, और लोग हैं सुनने आए हैं, तो आप तो अंग्रेज़ी में लिखते हैं और हिंदी की और उर्दू की बातें करेंगे। तो ये बोलते हैं कि मैं हिंदी में भी बात करूँगा, लेकिन हिंदी और उर्दू तो मौसेरी बहनें ही हैं। एक में बात करें तो दूसरी में बात अपने आप हो जाती है। आइए अमीश से जानते हैं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ था उर्दू से, एक जो मोहब्बत है जो हम सभी को है, और जितनी तादाद में आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं उससे हमें ये पता चलता है कि इस मोहब्बत की एक इंतहा क्या है। तो अमीश, ये शुरू कहाँ से हुई? उर्दू के साथ में ये सिलसिला शुरू कब से हुआ? पहले आपके बात का जवाब दे दूं। देखिए, उर्दू भाषा जो है उसमें हमारे देश की मिट्टी की खुशबू है, और जिस भाषा में भारत माता के धरती की सुगंध है वो भारत की है, हमारी भाषा है। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसमें बातचीत करे या ना करे। शायद हम में से बहुत कम लोग होंगे जो तमिल में बात करते होंगे, लेकिन तमिल हमारे देश की भाषा है, हमारी मिट्टी की भाषा है। तो उर्दू की तरफ तो मेरा यही सोच है। और जहाँ तक उर्दू के साथ मेरा रिश्ता है, मैंने मेरे पिताजी जो हैं वो उर्दू शायरी लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं। सिर्फ उनने प्रकाशित नहीं की है, सिर्फ मेरी माँ के लिए लिखते हैं। देखिए, मैंने कहा था ना, उर्दू वो होती है जिसमें मोहब्बत होती है। तो जब आप मोहब्बत करते हैं तो मुंह से शायरी ही निकलती है, और वो उर्दू में ही निकलती है। तो वो मेरी माँ के लिए शायरी लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं। मेरे दादा जो हैं, मेरे बड़े भाई, वो भी उर्दू शायरी लिखते हैं। लेकिन नहीं, मुझ में इतनी काबिलियत है नहीं कि मैं उर्दू शायरी लिख पाऊँ। और दूसरी बात, मैंने उर्दू सीखी थी कॉलेज में, जब मैं अपने बैंड का सिंगर था, गाता था मैं। और जब मंच पे गाते थे तो ऑब्वियसली लोकप्रिय गाने पड़ते थे। तो किशोर कुमार के गाने गाते थे, नहीं तो कंबल पिटाई हो जाती। लेकिन जो छोटे जो समारोह होते थे उसमें मैं कुछ गज़ल वगैरह भी गाया करता था। गज़ल और जो शायराना अंदाज के जो बॉलीवुड गाने हैं वो सब होता था। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि उर्दू हम सभी लोगों ने फिल्मों से पाई है और फिल्मी गानों से पाई है, चाहे भले ही हमें मालूम नहीं है। और कुछ जो एक फ़र्क हम जो करना चाहते हैं कि अरे एक ये हिंदी गाना है या एक उर्दू गाना है, वो कभी हम कर नहीं पाते क्योंकि आपस में इतनी घुली मुली हुई हैं ये भाषाएं। ठीक है, तो आपने अभी जो बात करी कि जो एक यूथ वाला जो एक फ़ेज़ था जब आप भी गाने गाते थे, और वो मतलब गाने मोहब्बत के होते थे और शायरी होती थी उनमें, वहाँ से आपने जो शुरू किया, उसके बाद में क्या आपने जानने की आगे फिर कोशिश करी, या एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि इस भाषा की थोड़ी तह तक जाएं और देखें कि आखिर क्या हो रहा है? हाँ, क्योंकि मैं अपने पिताजी की बात समझना चाहता था, क्योंकि जब वो शायरी लिखते थे तो समझना चाहता था कि मेरे माँ के बारे में क्या कह रहे हैं वो। तो इसलिए शायद, क्योंकि भाषा का जो स्ट्रक्चर है वो तो एक ही है, बस शब्दकोश थोड़ा अलग है, शब्द जो हैं वो थोड़े अलग अलग हैं।
जी। तो हाँ, जो जब मेरे पिताजी लिखते थे तो उनने कुछ लिखा था मेरी माँ के लिए, शब्द के मैं मीनिंग में उनसे पूछता रहता था। तो उनने मेरी माँ के लिए कहा था कि क़यामत के दिन भी खुदा बख्श देगा नज़रें हमारी और नज़ारा तुम्हारा। तो ये मेरे पिताजी ने मेरे माँ ऐसा एक उनने बहुत खूब। बहुत शेर लिखे थे मेरे माँ के लिए। तो हाँ, मैं समझने की कोशिश करता था अपने पिता के द्वारा। जी, तो अब अगर आपके यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो मुझे तो सुनने नहीं आए हैं, वो आपको सुनने आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी किताबें पढ़ी हैं, आपकी थॉट के साथ इत्तेफाक रखते हैं। और लेकिन अमीश त्रिपाठी से अगर पूछा जाए कि आपके फेवरेट उर्दू शायर कौन है, या कौन से कुछ लोगों के एक्सप्रेशंस हैं, और वो कोई भी हो सकते हैं, किसी भी उम्र के हो सकते हैं, किसी भी सदी के हो सकते हैं, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर से लेके जावेद अख्तर साहब या गुलजार साहब, तो आपको क्या लगता है कि किसकी शायरी आपके दिल को एकदम छूती है? नहीं, जावेद अख्तर साहब को तो मैं अभी सुन के आ रहा हूँ, क्या बोलते हैं वो, क्या लिखते हैं, एकदम धुआंधार। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर के पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। एंड दिस अ वेरी इंस्पायरिंग थॉट टू हैव। और ये जो हम दो पंक्तियों में ये सो सीख सकते हैं अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, हाँ, दैट इज़ फैंटास्टिक। राइट। दूसरी एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, आपकी जो किताबें हैं, आपने माइथोलॉजी को बिल्कुल एकदम पॉप कल्चर में बना दिया। पहली जो किताब आई थी मेलुहा, उसमें जो कैरेक्टर्स थे और जो एक माइथोलॉजिकल जो आपका एक स्ट्रक्चर था, लेकिन आपने कैसे यूथ के साथ में वो कनेक्ट हो गया, एक पॉपुलराइज हो गई वो चीज़। वही शायद एक पैरेलल है कि किसी एक भाषा का जो पॉपुलराइजेशन होता है वो तब होता है जब यूथ कनेक्ट करता है उसके साथ। इसके बारे में आपका क्या मानना है? अभी जश्न रेख्ता में हम देख रहे हैं जो ज़्यादा तादाद है वो नौजवानों की है यहाँ पे। मतलब देख के बहुत मज़ा आ रहा है कि यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो आए हुए हैं, और शायद लिखना पढ़ना फ़ारसी स्क्रिप्ट में नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी लव ऑफ उर्दू के लिए आए हैं। तो वो कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, वो किताबों से आ रहा है या पॉप कल्चर से आ रहा है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, ये जब तक क्योंकि जब तक युवा पीढ़ी को लगाव नहीं होगा किसी भी चीज़ से, तो वो चीज़ ज़िंदा नहीं रहेगी। और सबसे बड़ा मसला जो होता है युवा पीढ़ी के लिए वो प्यार का होता है, प्रेम का होता है। और उर्दू जो भाषा है, जो आपने सही कहा कि इसमें प्यार का इजहार करना बड़ा आसान होता है। भाषा ही कुछ ऐसी है। और अच्छा लग रहा है कि इतने युवा पीढ़ी हैं। मैं देख रहा था जब यहाँ पे आया था। और तो अगर ऐसा चलता रहेगा तो ऑब्वियसली फ्यूचर अच्छा है। और आशा है कि और भी लोग इससे जुड़ेंगे उर्दू। और जश्न रेख्ता का मैं आई विल कॉम्प्लीमेंट देम फॉर द वंडरफुल वर्क दैट दे आर डूइंग टू पॉपुलराइज उर्दू। अच्छा, थोड़ा सा एक फ़न चीज़ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन एनी लाइन फ्रॉम एनी ऑफ योर बुक्स, ट्राई एंड ट्रांसलेट दैट फॉर ऑल ऑफ अस इनटू उर्दू और हिंदुस्तानी। थोड़ा सा कंसेशन देते हैं आपको यहाँ पे। जो मेरा एक स्पीच था हर हर महादेव, जो इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा में था, जिसमें जिसका मैंने इंटरप्रिटेशन निकाला था कि इसका मतलब है कि हर एक में महादेव होता है। हर एक है महादेव, हर हर महादेव, और हमें अपने अंदर के महादेव को ढूंढने की ज़रूरत है। तो आई डिडंट इन इंग्लिश दैट ऑल ऑफ अस आर महादेव्स, एंड दैट्स व्हाट हर हर महादेव ट्रूली मीन्स। दैट्स व्हाट यू हैव टू ट्राई एंड फाइंड आउट। सो हाँ, हम सब महादेव हैं, हम सब के अंदर भगवान हैं, हम सब के अंदर उनका एक अंश है और उसे ढूंढने की ज़रूरत है। राइट। ये बिल्कुल एकदम ऑफ द कर्व, ये हमने डिस्कस भी नहीं किया था कि अमिश से ये पूछा जाएगा, बट हैट्स ऑफ टू हिम फॉर अटेम्प्टिंग। राइट अमिश, गोइंग बैक टू योर रूट्स, यू कम फ्रॉम बनारस। आपके दादाजी जो थे वो बनारस में थे। नाउ बनारस की जो एक संस्कृति है, जो इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और वहाँ पे हम कल्चर की बात की, हिंदू कल्चर का एक वहाँ पर है, पर ऐसी शायद बात नहीं है। हिंदू कल्चर भी वहाँ उतना ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो सिंक्रेटिसिज्म है
बनारस का आज की तारीख में, आई थिंक दैट इज़ फिनोमिनल। मतलब जिस साड़ी को पहनकर दिवाली पे सीता दिया जला रही है, उस साड़ी को ताने बाने पे शायद कोई फातिमा चढ़ा रही है वहाँ पे, राइट। सो दैट इज़ अ काइंड, और मैं भी शायद बनारस की ही साड़ी पहन कर आई हूँ आज। तो ये जो भाषाएं हैं वो अपने आप में, तो डू यू सी कि कुछ जगहें होती हैं जिनका भाषाओं से कुछ एक गहरा रिश्ता होता है, क्योंकि बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ रिलीजन्स का, जहाँ कल्चर्स का एक मेल्टिंग पॉट है। बंगाली पाड़ा है वहाँ पे, गुजरातियों की एक अलग वहाँ पर गली है, और वो सारी चीज़ें हैं उधर। उसी हिसाब से वहाँ पे जो लैंग्वेजेस फ्लरिश कर रही हैं, उर्दू भी एक ऐसी है, वो भी ऐसे ही मिली जुली होकर पैदा हुई है। तो उसके बारे में मतलब कि कुछ भाषाओं का कुछ शहरों से कुछ खास नाता होता है। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। जो गंगा जमुना तहजीब जो है वो हमारे बनारस में बहुत स्ट्रॉन्ग है वो जी। और मुझे अभी याद है जब मैं कई बार हम लोग संकट मोचन मंदिर है बनारस में, हनुमान जी का बहुत ही विशाल, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान साहब वहाँ पे परफॉर्म करते थे जी। और शुरुआत हरदम सरस्वती वंदना के साथ होती थी जी। और बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर होता था। एंड दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड एंड स्पोकन ऑफ, एंड दैट इज़ समथिंग दैट ऑफन गेट्स फॉरगॉटन in the modern world, and we shouldn't get into a space where we are getting exclusivist. जो नदियाँ जो मिल गई हैं उनको फिर से बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शायद वो दिमाग में रहना चाहिए हरदम। ये आपने बहुत कमाल की एक बात कही है अमीश यहाँ पे, लेकिन अभी जो एक जो माहौल बना हुआ है इस देश में, यहाँ पे कल सैफ महमूद और नीलेश मिश्रा का शो था इसी जगह पे, वहाँ वो बात कर रहे थे, एक शायर को उन्होंने कोट किया था कि भाई ये तो कमाल हो गया है, सब्जियाँ हिंदू हो गई हैं और बकरा मुसलमान हो गया है, राइट। तो खाने से लेके रंगों तक, अभी सैफरन है तो हिंदू हो गया और हरा है तो मुसलमान हो गया। भाषा अगर हिंदी है तो हिंदू हो गई और उर्दू है तो मुसलमान हो गई। ये क्या हो क्या रहा है? ये आपने कहा है कि बांटने की, मतलब नदियों का जो पानी है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। इलाहाबाद में, बनारस से कुछ ही दूर इलाहाबाद है जहाँ 3 नदियाँ आके मिलती हैं। अब उनको कैसे कहें कि कौन सी गंगा है, कौन सी जमुना है और कौन सी सरस्वती है? सरस्वती तो खैर अभी इनविजिबल ही है वहाँ, मगर कि कैसे इनको हम दूर करें, कैसे हम चीज़ों को। लेकिन ये क्या माहौल है अभी कि भाषाओं के भी अब रिलीजन हो गए हैं, भाषाओं के भी धर्म हो गए हैं। नहीं, देखिए, कुछ तो पब्लिक डिबेट में अंट शंट होता रहता है, लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि ये जो है इट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एंड द मासेस। आज भी अगर आप देखेंगे हमारे मुंबई में जो गणेश विसर्जन जो होता है, बहुत ही बड़ा पर्व है हमारा। गणेश जी की जो मूर्तियाँ बनती हैं, उनके ज़्यादातर जो मूर्तिकार हैं वो मुसलमान हैं। अजमेर शरीफ दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे कई जो पिलग्रिम्स जो आते हैं, शरणार्थी जो आते हैं वहाँ पे, वो कई हिंदू होते हैं। तो जैसा मैंने कहा, अगर जब नदियाँ मिल गई हैं तो इलाहाबाद के बाद, प्रयाग के बाद आप गंगा और जमुना को अलग अलग थोड़ी कर सकते हैं। नदियाँ मिल गई हैं, अब जो भी प्रयत्न करना चाहे कर सकता है, लेकिन नदियाँ मिल गई हैं ऑलरेडी, और इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। शायद ये करना चाहिए कि जो पब्लिक डिबेट में है, बातचीत कई बार नेगेटिव होती है, क्योंकि जो लोग शायद एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं, उनसे टीआरपी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो भी साइड के हो। बिल्कुल सही बात है। और जो लोग थोड़े विलन की बात करते हैं, वो शायद उन्हें टीआरपी बढ़ेगी नहीं, उनका इंटरव्यूज़ इतना अच्छा आता है नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं होती है। शायद वही कठिनाई है। नहीं तो देश की जनता में आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो। अगर वो होता तो भारत की दशा अलग होती। अमीश, एक दूसरी बात करें, क्योंकि भाषा पे हम यहाँ पर बात करने आए हैं, और भाषा का एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है, एक स्पोकन भाषा होती है और एक लिखित होती है। तो लिपि और जो बोलना है, जो मतलब उर्दू को अगर हम देवनागरी में लिख रहे हैं, या उर्दू को हम फ़ारसी में लिख रहे हैं, या उर्दू को हम रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं,
तो क्या आपको लगता है, क्योंकि ये बहुत एक बड़ी डिबेट है कि अगर भाषा ने अपनी लिपि खो दी है, अभी ज़बान पे तो है वो भाषा लेकिन कागज़ पर नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि इस चीज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ता है? और इज़ दिस द वे फॉरवर्ड? दिस इज़ हाउ लैंग्वेज गेट्स अनदर लाइफ, लीज ऑफ लाइफ? Look, language is a living thing, and living things change their shape, over time. तो लिपि अगर देवनागरी में हो रही है तो हाँ, कुछ साउंड्स हैं उर्दू के जो देवनागरी में है नहीं। जैसे देवनागरी में सिर्फ ज है, ज नहीं है, लेकिन ज के नीचे आपने डॉट कर दिया तो वो अडेप्टेशन तो हो गया ना, ज बन गया। जी। तो स्क्रिप्ट्स कैन बी अडेप्टेड। तो आई डोंट थिंक वी शुड गेट टू इमोशनल कि ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट नहीं है। कितने आजकल के युवा पीढ़ी जो हिंदी रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, करेक्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एसएमएस की भाषा तो सारी वही हो रही एसएमएस की है। भाषा, तो दैट्स ओके यार, वी शुड गेट इमोशनल अबाउट इट द वे आई सी इट। राइट। तो आप उर्दू में आप भी लिखने की कोशिश करते हैं? मैंने थोड़ा मतलब नहीं, फारसी स्क्रिप्ट नहीं, नॉट फारसी, लेकिन लेकिन उर्दू में पोइट्री तो आप भी लिखते हैं? हाँ, कुछ poetry में लिखता हूँ, थोड़ा बहुत। कुछ सुनाएंगे? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही बेकार है, बहुत ही बदतर है। मैं कॉलेज में लिखता था, किसी को पसंद नहीं आती थी। सब लोग इनफैक्ट अपने गर्लफ्रेंड के लिए लिखता था और वो मेरे ऊपर तरस खाती थी उस ज़माने में। ये मतलब ये मान सकते हैं हम ये बात? मुझे तो बिल्कुल झूठ लग रही है। पोइट्री में बिल्कुल मैं एकदम बकवास लिखता हूँ। आप मेरी पोइट्री ना पढ़े, मेरी किताबें पढ़े प्लीज़। चलिए, अच्छा, तो एक रैपिड फायर मैं आपको कुछ शब्द, लेकिन गाता था तो चलिए गा देते हैं, चलिए। ओके। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ, ये गाता था। आज के ज़माने का भी कुछ गा दीजिए। आज के ज़माने में भी उर्दू हो रही है, काफ़ी बहुत अच्छी खासी पोइट्री हो रही है। आजकल तो दर्दे डिस्को होता है यार। नहीं, लेकिन दर्द डिस्को का जावेद साहब ने बोला था कि क्यों हो रहा है दर्द डिस्को। तो अच्छा, तो ठीक है, फिल्मों की अब क्योंकि थोड़ा सा जो माहौल है वो थोड़ा सा फिल्मी हो गया है, तो थोड़ा फिल्मों में जो एक उर्दू होती है उसकी बात कर रहे हैं। एक फिल्म थी शाहरुख खान की, दिल से, और उसका एक बहुत ही पॉपुलर गाना था छैया छैया। उसकी एक लाइन थी, वो यार मेरा खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह। करेक्ट। ये जुबान क्या है? उर्दू की तरह जो जुबान होती है वो होती क्या है आफ्टर ऑल? मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं वहाँ? यार बोलने का तरीका ये बहुत प्यार से भरा होता है ना। ये नहीं कहते हैं कि यार सिट डाउन, तशरीफ़ रखिए। तो बोलने का तरीका थोड़ा प्यार भरा होता है, तो अच्छा लगता है। तो इट्स अ वंडरफुल थॉट और बहुत डीप इंसाइट था वो। जहाँ तक मुझे मालूम है शायद वो भी जावेद साहब ने लिखा था। नहीं, वो गुलजार साहब ने लिखा था, सॉरी। तो हाँ, जिसकी ज़ुबान उर्दू की तरह, बहुत ही सुंदर लाइन है और बहुत ही डीप इंसाइट है। क्योंकि वही बात अगर आप एक पोएटिक लैंग्वेज में बताएं, और उर्दू है पोएटिक लैंग्वेज, वही बात और थोड़ी खुशबूदार लगती है। बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं कि उर्दू में गाली भी बिल्कुल प्यार लगती है। मुझे तो लगता भी नहीं कि उर्दू में क्या गालियाँ होती हैं। आई रियली वांट टू नो फ्रॉम द ऑडियंस। अगर आपको मालूम है उर्दू में गालियाँ तो प्लीज़ हाथ उठा लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है। नहीं, शर्माइए मत, हाँ, मतलब उठा दीजिए हाथ, चिल्ला के बता दीजिए। सिर्फ एक है यहाँ पर हाथ। एंड दिस एक्चुअली टॉक्स अबाउट द कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, कि यहाँ पे शायद नफरत के लिए शब्द ही नहीं है, गाली देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपको सुनना नहीं उस नौजवान की। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुलजार साहब से कुछ महीने पहले मैं बम्बई गई थी मिलने,
तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी, उन्होंने कहा था, क्योंकि उनका पंजाबी के साथ में एक बड़ा डिफरेंट रिलेशनशिप है, और बंगाली और पंजाबी की वो बात कर रहे थे और उर्दू की फिर हम बात आपस में हो रही थी। तो उन्होंने ये बोला था कि भाई बंगाली को अगर गाली देनी होती है तो अपनी भाषा में गाली नहीं देता है, वो हमेशा गाली देगा हिंदी में या अंग्रेज़ी में, और पंजाबी में गाली ही नहीं लगती है। और दूसरे जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको बोलते हैं, ओ जी पाजी बड़ी फरमाइशी गालियाँ देंदे ने, कि मतलब पंजाबी में इतनी गालियाँ हैं कि फरमाइश पे मतलब यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर इट एंड देयर इज़ अ न्यू गाली मतलब इतनी इंजेन्युइटी है भाषा में। तो ये उर्दू की जहाँ पे कमिंग बैक टू उर्दू, हर भाषा का एक अलग, क्योंकि पंजाबी में कि गालियों की बात हो रही है, या बंगाली में एक मिठास, कहते हैं कि बंगाली सबसे ज़्यादा मीठी भाषा है। मैंने आपकी वहीं थी। हाँ, मैंने पढ़ाई की थी कलकत्ता में 2 साल। बहुत ही प्यारी भाषा है, और वहाँ की मिष्टी भी बहुत प्यारी है। हाँ, कुछ भाषाएं हैं जिनमें बात करने का तरीका थोड़ा, क्योंकि जो कल्चर होता है वो वो भाषा में कई बार निकल आता है। अगर कल्चर थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा एग्रेसिव है तो भाषा वैसे ही निकलेगी, कल्चर थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा ये है तो भाषा वैसे निकलेगी। तो या द कल्चर रिफ्लेक्ट्स इन द लैंग्वेज ना। अभी पढ़ने लिखने की ज़रा बात पर आते हैं। इज़ देयर एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, जो अभी अंग्रेज़ी में आप लिखते हैं, तो किसी दूसरी भाषा में कुछ काम करने का अभी कोई प्लान है? हाँ, शायद मैं हिंदी में लिखूं, क्योंकि मैं हिंदी में बातचीत आराम से कर सकता हूँ। तो कुछ आइडिया है, कुछ कहानियाँ हैं मेरे जहन में, कुछ हिस्टोरिकल फिक्शन कहानियाँ हैं, तो शायद वो मैं हिंदी में लिखूं। देखते हैं शिव जी कहाँ ले जाते हैं मुझे। ये बड़े मतलब आपने कमाल की एक बात कही है कि देखिए कहाँ अभी, लेकिन आपके जो बुक्स का फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स देखें, ऑल ऑफ देम हैव बीन बेस्ट सेलर्स। तो ये बहुत ही एक मॉडेस्ट बात है जो इन्होंने बोली है कि पता नहीं क्या होगा, एंड एवरीबॉडी नोज कि हिंदी की जो रीडरशिप है, या जो हिंदुस्तानी लिखने पढ़ने लोगों का जो एक चंक है, काफ़ी बड़ा है। और क्योंकि हिंदी और उर्दू की यही एक बहुत कमाल की बात है कि आपस में डवटेल होते हैं ये भाषाओं को सीखने वाले। जो हिंदी बोल सकता है, संजीव सराफ जी ने अपने इंटरव्यू में, जो रेख्ता के फाउंडर हैं, उन्होंने बोला था कि जो हिंदी बोल सकता है उसको तो उर्दू आती ही है, और जो उर्दू बोलता है वो हिंदी को तो समझता है ही। राइट, तो आपके लिए तो मतलब एक मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर बिल्कुल तैयार बैठा है कि अमीश त्रिपाठी हिंदी में या हिंदुस्तानी में कुछ लिखें तो हम बस जाके लेकर आएँ। कुछ थोड़ा सा बताइए, क्या मतलब हिस्टोरिकल फिक्शन का अभी अगर कुछ खाका है तो? कुछ आइडियाज़ हैं, क्योंकि कई कहानियाँ हैं, दे मेनी हीरोज़ इन आवर हिस्ट्री हैव बीन इग्नोर्ड। तो फॉर एग्जांपल मेरे परिवार का कुछ भाग भोपाल में भी रहता है, और भोपाल में बेगम्स थी, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन कि द डॉटर यूज्ड टू इनहेरिट फ्रॉम द मदर। तो देयर वर 6 बेगम्स, वन आफ्टर द अदर इन भोपाल, और वो काफ़ी लिबरल थी, बहुत ही एजुकेशन वगैरह बहुत अच्छा काम किया था उनने, और इनके बारे में अपने हिस्ट्री किताबों में कुछ नहीं बताया जाता है, और इनकी बहुत अच्छी कहानियाँ हैं जो बताया जा सकते हैं। हम लोग आजकल विमेंस लिबरेशन की इतनी बातें करते हैं, तो देर आर वेरी गुड रोल मॉडल्स इन आवर ओन हिस्ट्री। एक रानी अब्बक्का थी कर्नाटका में, जिनने पोर्टुगीज़ को हराया था, और दुख की बात है कि उनके जो पति थे, वो खुद उनके दुश्मनों पोर्टुगीज़ के साथ मिल गए थे, तो उन्हें पोर्टुगीज़ को मार। ये तो कोई नई बात है नहीं कि पति और पत्नी अलग अलग कैंप्स में बटे लेकिन उनने पोर्टुगीज़ को तो मतलब मार गिराया, लेकिन अपने पति को उनने मारा नहीं। उनके पति के सर मुंडवा दिया और मूछें मुंडवा दी और फिर उनको भगा दिया। ये मेरे हिसाब से बहुत ही रोमांचक कहानी है, ये भी मैं लिखूँगा। रानी दुर्गावती हैं, तो बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं जो हमारे जो इतिहास है, जो हमारा जो हिस्ट्री बुक्स है, उसमें पूरा इनको एब्रश कर दिया गया है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ऑल दीज हीरोज़ नीड टू बी सेलिब्रेटेड, दे आर नॉट सेलिब्रेटेड इनफ। यहाँ पे चूँकि बात अब महिलाओं पर आ गई है और बेगम एक आपने शब्द का इस्तेमाल किया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डाइवर्जन लेते हुए एक चीज़ सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उर्दू का जो उर्दू एक चेस्ट उर्दू हम सब जानते हैं, उसका एक दूसरा भाग था जो बेगुमाती ज़बान थी।
विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ वुमेन, जो जनान खाने की जो थी कि ठीक है मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर और दर्द और बाकी जो भी बड़े बड़े शायर और सुखनवर थे वो अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो महिलाएं थीं ना तो वो इतनी पढ़ी लिखी थी ना इतनी एक्सपोज थी, तो उनकी जो भाषा थी, उनकी जो ज़बान थी वो बिल्कुल अलग थी। और इस भाषा को, इस बेगुमाती ज़बान को एक जो रिस्पेक्ट मिला, एक जो इज़्ज़त अफजाई हुई थी उस ज़बान की, वो की थी इस्मत चुगताई साहिबा ने। और ये जो ज़बान को एक जो लेजिटिमेसी मिली थी कि भाई महिलाओं की जो भाषा है, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो उर्दू अगर शायरी की और मोहब्बत की और या फैज़ साहब की भाषा थी जिसमें चल रहा था कि मतलब वर्कर्स मूवमेंट और पॉलिटिक्स की बात जहाँ हो रही है, लेकिन इस्मत चुगताई साहिबा बोल रही हैं कि ये चूल्हे की और रोटी की और वो सीने बुनने की भी भाषा है और उस भाषा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये रिचनेस है उर्दू लैंग्वेज की, ये डिक्शन है, ये अलग अलग तरीके, किसी भी भाषा की तरह मतलब एक मोनोलिथिक नहीं है। और आपने एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल अपनी किताब के थ्रू, किताबों के थ्रू पेश किया है कि अंग्रेज़ी जो एक भाषा या माइथोलॉजी, एक जो बहुत हैवी कंटेंट है, लेकिन आपने कितना उसको एक्सेसिबल कर दिया अपनी भाषा के थ्रू। सो डू यू सी दैट एवरी लैंग्वेज एक्चुअली कम्स, उसको एक ज़रूरत है एक एक्सेसिबल लेवल तक पहुंचने की, कि अगर एकदम पर्शनाइज्ड गालिब की जो सबसे जो पॉपुलर नज़में हैं या गज़लें हैं या शेर हैं, वो वही हैं जो एक्सेसिबल हैं, जिसमें हमें लगता है कि अरे हमें शायद समझ में आ रहा है कुछ कुछ। तो आपको लगता है कि हिंदी भी अगर ज़्यादा संस्कृताइज्ड हो जाती है वो भी दूर हो जाती है, और उर्दू अगर पर्शनाइज्ड हो गई तो वो भी दूर हो गई? ये आप एक सही बात कह रही हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्योरिटी के पीछे भागते भागते हम कई बार मतलब लोगों से जो टच जो रहना चाहिए वो हम लोग खो बैठते हैं कई बार। और ये हिंदी में भी होता है, अगर ज़्यादा संस्कृताइज कर दिया तो हाँ थोड़ा दूर हट जाता है। और उर्दू में भी अगर ज़्यादा पर्शियनाइज कर दिया, जैसे मुग़ल आज़म मुझे भी समझ में आती थी, लेकिन जो रज़िया सुल्तान जो पिक्चर थी, कई बार मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ने क्या बोला उनने, और फिर मैं अपने पिताजी से पूछता रहता था, अच्छा ये डायलॉग का मीनिंग बताइए। तो अगर ज़्यादा पर्शियनाइज हो जाता है तो जो कॉमन लोग हैं जो शायद उस भाषा को इतने प्योरिटी से नहीं जानते, हाँ शायद वो थोड़े दूर हो जाएं। और इसे याद रखना चाहिए, जैसे वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन रामचरितमानस कौन सी भाषा में है? खड़ी अवधी, करेक्ट। इसीलिए ज़्यादातर लोग उत्तर भारत में, ज़्यादातर लोग रामचरितमानस को जानते हैं क्योंकि वो कॉमन लैंग्वेज में थी, तो समझ में आ गई। तो ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हाँ लैंग्वेज की भी एक इज़्ज़त होनी चाहिए, उसका भी एक दर्जा होना चाहिए, लेकिन प्योरिटी को हम इतनी दूर तक ना ले जाएं कि जो बात जो सामने रखना चाहते हैं वो हम रख ना पाएँ। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, कनेक्शन टूट ना जाए। हाँ, ज़मीन के साथ में जो उसका एक समन्वय जो होता है वो टूट ना जाए जी, प्योरिटी के पीछे भागते भागते। नहीं, लेकिन जहाँ पे प्योरिटी की बात होती है, भाषाओं की प्योरिटी की और उर्दू की प्योरिटी की, तो ये तो एसरटेन करना, मतलब इस चीज़ का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा शब्द, अब रेलगाड़ी जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है, मेज़, कुर्सी, कौन सी भाषा के शब्द हैं ये? तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बात चल रही है। रेलगाड़ी बोल दे तो चलेगा, लेकिन अगर आप लौ पद गामिनी अग्निरथ बोले तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि भी क्या बोला आपने। तो यहाँ पे क्योंकि आपने माइथोलॉजी को आपने एक्सेसिबल कर दिया है इधर, तो हाउ डू यू सी कि जो एक यूथ के साथ में जो कनेक्ट, अब हर एक किसी को शायद वो कहानियाँ जो आपकी मेलुआ की कहानी थी और जो सीता जो वॉरियर प्रिंसेस, मतलब सीता को कभी हमने उस रूप में देखा ही नहीं। और रमेश अभी आप बता रहे थे ना कि रामायण लोगों के पास पहुँची कैसे है आफ्टर ऑल, तो उसको शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, हाँ ये क्योंकि कई हद तक जो उत्तर भारत में जो सीता माँ की जो छवि है हम सबके दिमाग में, वो कई हद तक एक 1980s के टेलीविज़न सीरियल पर आधारित है, लेकिन रामायण के कई वर्जन्स हैं, कई पहलू हैं। और एक रामायण ऐसा भी है, अद्भुत रामायण, जिसमें रावण का वध सीता माँ ने किया था, जिसमें वो एक योद्धा थी। तो मुझे वो बड़ा प्रेरित करता था, इसलिए शायद मैंने जो सीता जो लिखी उसमें सीता माँ को इस तरह देखा मैंने।
तो यहाँ वहीं पर एक बात आई है कि मतलब एक माइथोलॉजी को एक्सेसिबल बनाना, एक भाषा को एक्सेसिबल बनाना, रोल क्या है राइटर का, राइटर क्या करे, प्योरिटी के पीछे कितना जाए और कितना वो ज़मीन से जुड़ा रहे, कितना वो लोगों की, क्योंकि अगर आप केवल लोगों को देखकर ही अपनी लेखनी को आप एक दिशा दे रहे हैं, तो वो भी शायद देयर इज़ अ फ्रेज इन इंग्लिश, प्लेइंग टू द गैलरी। तो ये एक बैलेंस कैसे बनाएं? हिंदुस्तान, ये शायद कई बार लोग भूल जाते हैं कि हिंदुस्तानी को पॉपुलराइज करने में हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका कितना बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि कई जो शब्द जो हैं जो हमारे जहन में घुस गई हैं, वो एक्चुअली जो बॉलीवुड गाने थे, बॉलीवुड पिक्चरें हमने देखी हैं, उससे सब आ गए हैं जी। और बॉलीवुड जो है वो हरदम लोकप्रिय होने की कोशिश करती है, ट्राई एंड अपील टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। तो उसका योगदान रहा है कि नहीं रहा है, वो अच्छा रहा है कि नहीं भाषा को और फैलाने में। अगर आप 50-60 साल पहले देखें तो मतलब महाराष्ट्र, गुजरात या उड़ीसा या कर्नाटका में इतने लोग हिंदी में बातचीत नहीं करते थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के कारण काफ़ी विस्तृत हो गई है। और फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज इट ट्राइज टू स्पीक इन अ पॉपुलर लैंग्वेज, अ पॉपुलर इडियम, मेक्स इट ईजियर। तो मैं कहूँगा इसे बुरा नहीं समझना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। क्योंकि जैसा मैं फिर से दोहराऊंगा, प्योरिटी को हम इतनी हद तक नहीं ले जाना चाहिए कि जो समन्वय है, जो कनेक्शन है, वो टूट जाए। वो बैलेंस हरदम रखना चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ भाषा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो भाषा के द्वारा आप ख्याल प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हिंदी में हो, हिंदुस्तानी में हो, तमिल में हो, कन्नड़ा में हो, जो भी भाषा में हो, लेकिन आप अच्छी बात कर रहे हैं तो वो अच्छी है। तो भाषा का प्रयोग करना चाहिए एज अ मीन्स टू एन एंड। और इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने हिंदुस्तानी का इस्तेमाल करके भाई उर्दू का भी जो रास्ता है उसे थोड़ा आसान बना दिया है ना। जी जी, बिल्कुल सही बात है ये। क्योंकि हमें सिग्नल मिल चुका है कि हमारे पास अब वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है। आई नाउ वांट टू, यस, आई ऑलरेडी सी सम हैंड्स। ये आगे माइक। The most appealing chapter I have read in all your 5 books, it was in the 3rd book, The Oath of Vayaputras, and it was titled Lament of the Blue Lord, in which Shiva, is very traumatized when he receives the news of her and when he sees like Sati's body. So it actually moved me. It was one of the very few things I have ever read that have moved me, and like I was in quite an awe of how What is the question, my friend? सवाल पूछ लीजिए। The thing is, my question is, how did you write that chapter? Did you have some personal experience, anything, or you just created it all by yourself? I never say that I've created it. I believe my books are a blessing from Lord Shiva, and I just follow what comes to me. And I cried a lot when I wrote those 2 chapters. In fact, I couldn't do anything for 2-3 days after that. So I was also very disturbed when I wrote it. It was a very emotional experience for me. But that's the way I think it is for most writers, because they go with the emotions. But it's a blessing from him. I'm only a channel. Hi, sir. एक मिनट, माइक उनके पास है। Sir, in Shiva trilogy, you talk about Somras, and there can be a lot of inferences from what Somras can be. Do you think Somras is democracy? I want to know your take on it. Like, how can I think like it was supposed to be. What is the Somras of the modern age? Yeah. What is the thing that was good that has become evil? I think democracy is going on that path. Like, I'm not complaining or something, but I think like that. Achha, one thing which I will say, which I honestly believe, as a country, we are basically a rebellious country. That's who we are naturally. And for us, for a country like us, democracy is the best route for us. I'm not saying democracy is ideal. There are many problems with the democracy. But trust me, any other way to run a country, monarchy or anything else, is actually a lot worse. So we must stick to democracy. And if there are problems in a democracy, we should try and improve things, but never give up faith in a democracy. We need democracy in our country. And if you want to think about what is the good of our age, which has become evil, the thought that I want to leave with you is think about oil.
A lot of us today lead lifestyles that even the royalty did not live 100 years ago. A lot of that is because of cheap energy. That cheap energy comes from oil, right? So it has been good for us. But now is it turning evil? It's causing so much global warming that it's causing natural disasters. Do you notice that most countries which have been blessed with oil usually have a lot of social problems? Is that a coincidence? I don't know. Correct? You notice most countries which have a lot of oil, मतलब क्या प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, करेक्ट? इज इट बेटर फॉर द वर्ल्ड टू मूव ऑन फ्रॉम ऑयल, मूव टू सोलर पावर? गॉड नोज. आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट. आई थिंक परहैप्स ऑयल इज द ईविल ऑफ टुडेज वर्ल्ड. नमस्ते सर. नमस्ते. सर, जो लास्ट पार्ट में आपने लिखा है उसमें सती की जो डेथ सीन आपने लिखा है, मतलब मैंने जितनी कहानियाँ सुनी हैं, फिल्में देखी हैं, इतनी पोइटिक, इतनी शानदार डेथ किसी की कभी नहीं पड़ी. और वो पढ़ने के बाद शायद एक हफ्ते तक तो मेरे दिमाग पर सवार रहा था, इमोशनली भी. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने तो उसको लिखा है, आपको इमोशनली तौर पर कैसे लगा था और आपको कैसे आइडिया आया कि ऐसी मौत भी हो सकती है कि एक फारस से सबसे बड़ा योद्धा उनमें से और एक स्त्री से, मतलब उस समय भारत के समाज में स्त्री को द्वितीय ऐसा कहते हैं माना जाता था, उसको देखते हुए आपने कैसे गढ़ा वो सीन, वो जानना चाहूँगा आपका. थैंक यू सर. एक तो हमारे समाज में प्राचीन समय में औरत का नीचा दर्जा नहीं था, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाता था. मैं हरदम ये कहता रहता हूँ कि जो लोग औरतों के हक के लिए लड़ रहे हैं वो पाश्चात्य नहीं हैं, वो असली भारतीय हैं, क्योंकि वह हमारी संस्कृति का ही असली पालन कर रहे हैं. ये सच्ची में, क्योंकि हमारे संस्कृति में लिखा गया है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जिस देश में औरतों की इज्जत नहीं होती उस देश को भगवान भी त्याग देते हैं. और यही हमारी परंपरा रही है, इसे हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है. और दूसरी बात देखिए, ये हर समाज में ये होता था, ये क्षत्रिय धर्म होता था कि एक शानदार मौत होनी चाहिए. ये समुराई में भी होता था, जो अरब वॉरियर्स थे उनमें होता था, जो वेस्टर्न नाइट्स जो थे उनमें होता था कि सबसे शानदार क्षत्रिय वो है जो मतलब अपने धर्म के लिए, अपने सही काम के लिए एक शानदार मौत को भी गले लगा ले. तो औरत भी योद्धा हो सकती हैं, यही हमारे देश की परंपरा रही है. जैसा मैंने कहा, इसके ऊपर मैं कहानियाँ भी लिखूंगा. हाय सर, मेरा नाम रत्नेश राय है. सर मैं हम लोग दिल्ली में हैं. आपने रज़िया सुल्तान का तो नाम सुना, वो भी योद्धा थी, करेक्ट? हाय सर, दिस इज़ रत्नेश, आई एम फ्रॉम वाराणसी. मेरा सवाल सर एक बहुत कंटेम्प्रेरी इशू पे आपके एक्सपीरियंस से है. जैसे सर अभी हमने देखा कि पद्मावती को लेकर बड़ा एक डिबेट था कि पद्मावती एक मिथ है या फिर वो कोई रियल इशू है. तो आप भी सर इतना मतलब मिथ वाला मतलब स्टोरी लाइन लेके कोई भी लिखते हैं, तो आपके ऊपर कभी ऐसा कोई दबाव किसी सेक्शन ने या पर्टिकुलर कभी किसी ने आपको ऐसा हैरेस किया? क्योंकि एक माइथोलॉजी में कई तरीके के कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं और कई सेक्ट हैं जो अपने से आपको मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं. तो मेरा सवाल ये है, कभी किसी ने आपको क्वेश्चन किया या कभी कुछ ऐसा पूछा, कभी कोई दबाव रहा आपके ऊपर? भगवान की कृपा से मेरी किताब मतलब कुछ सीक्रेट तो है नहीं, काफ़ी बिक चुकी हैं. मेरे नाम से आपने कभी एक भी कंट्रोवर्सी जुड़ा सुना है क्या? बिल्कुल नहीं है. आई थिंक मेरे हिसाब से अगर एक अलग पहलू पेश करने की अगर आप चेष्टा रखते हैं, हमारे देश से बेहतर कोई बेहतर देश नहीं है. क्योंकि आप मीडिया को भूल जाइए, सॉरी, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो बहुत लिबरल हैं. बाय लिबरल आई मीन कि लिबरल हैं जी, एक दूसरा सत्य सुनने को तैयार हैं, ठीक है? और नहीं, ये सिर्फ ये मीडिया में होता रहता है. एक भारत का ही लेखक हो सकता है जिसने ऐसा कहा होगा कि या तो मस्जिद में शराब पीने दे साकी, या ऐसी जगह बता जहाँ खुदा ना हो. ये भारत से ही कोई ऐसा लिख सकता है, और कहीं से कोई ने ऐसा नहीं लिख सकता है. ज़्यादातर कंट्रोवर्सीज उस पिक्चर के बारे में क्या हुआ है मैं शायद उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर कंट्रोवर्सीज आर्टिस्ट खुद खड़ी करते हैं पब्लिसिटी के लिए अपने मीडिया के मित्रों के साथ मिलकर. और अगर कोई आर्टिस्ट खड़ी ना करे तो नहीं होता है. अब तो कंट्रोवर्सी करनी बनती है. हेलो सर. हमारे भारत के लोग सच्ची में, मैं दिल से कह रहा हूँ, ज़्यादातर जो आम आदमी है वो बहुत, बाय लिबरल आई डोंट मीन बीइंग लेफ्टिस्ट, बाय लिबरल आई मीन कि दूसरा सत्य सुनने को तैयार है. अब बस आप अपना जो सत्य है आप प्रेम से प्रस्तुत करिए. मतलब डोंट प्रेजेंट इट विद हेट, डोंट प्रेजेंट इट विद एंगर, बट इफ़ यू प्रेजेंट इट विद लव, कंट्रोवर्सी नहीं होती. हेलो सर. Myself Shivam Tiwari. I'm little nervous right now. I am big fan of your writing.
Thank you. I just want to ask one question. What was your inspiration at that point of time when, actually, what kind of emotion you had at that point of time when you was in a stable life and you just quit it for his mythology? So that emotion I just want to know. अच्छा मतलब मैंने Yeah, नौकरी yeah. से जब इस्तीफा दिया Yeah. Because that was totally stable life. You were enjoying a fancy job, हाँ. and all of a sudden you quit your job and a fancy lifestyle. So what was the inspiration at that point of time? यू नो आई विश आई कुड गिव अ नाइस सेक्सी आंसर कि मैंने अपने बॉस को लात मारा और बोला भाड़ में जाओ मैं किताब लिखने जा रहा हूँ लेकिन मैंने वैसा नहीं किया. देखिए आई एम फ्रॉम अ हम्बल फैमिली, तो आई बिलीव इन बीइंग प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक. तो आई रिजाइंड ओनली आफ्टर माई सेकेंड बुक. जब मेरा रॉयल्टी चेक मेरे सैलरी से बढ़ गया, उससे ज़्यादा हो गया, तभी मैंने अपने नौकरी से इस्तीफा दिया. और तब भी मैंने अपने आई लेफ्ट ऑन वेरी गुड टर्म्स विद माई बॉस. I gave a very long notice period. I was a member of the senior management committee, so I finished all my projects. I left on very good terms with him. I hired my own replacement and I trained him for the job. My boss threw a nice farewell party for me, gave me a lovely big idol of Lord Shiva when I was leaving. And I told him while leaving also कि सर जी अगर बुक फ्लॉप करना शुरू हो जाए और पैसा बंद हो जाए तो मैं वापस आ जाऊँगा नौकरी में. तो I always believe, देखो यार जब मिडिल क्लास परिवार के हैं तो प्रैग्मेटिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए. तो जो देखिए जो मुकाम जो है, जो मंजिल जो है, वो आप अपने दिल से डिसाइड करिए, लेकिन जो रास्ता आपको नापना है वहाँ तक, उसके लिए दिमाग का इस्तेमाल कीजिए. अदरवाइज़ क्या होता है कि हम लोग बिना सोचे समझे हम लोग कूद जाते हैं, एंड दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम्स बिगिन. बिना सोचे समझे अगर कूद गए तो, और लेकिन दिल की बात को दबानी नहीं चाहिए, वो भी मैं नहीं कहूँगा. ऐसा नहीं कि इतने प्रैग्मेटिक बन जाएं कि आप मंजिल के बारे में सोचें ही नहीं, ठीक है. तो दिल की बात भी सुननी चाहिए, लेकिन दिमाग को भूलिए मत, बस बैलेंस रखिए. हेलो अब बस वक्त है एक आखिरी सवाल का, क्योंकि तो जिसके पास माइक है वो बोल दीजिए. सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन क्षमा है. कीजिए, कहाँ है? हाँ सॉरी. First of all, I want to compliment you. Your books are amazing. Thank you. The only reason I say this is because mythology is something that we all would like to believe in, and you have made that possible for us. Your stories make us believe in mythology. The question I have is, when you're writing the character of Lord Shiva, the character itself is someone who's not rule-abiding as per the means of society that are prevalent there. Do you consider that a specific thought that you have, that this is the man that you would rather be friends with, rather have in your life? Is there an inspiration behind who was Lord Shiva, or have you just traced the stories that have been prevalent in mythology so far? I am a rebellious person by nature. I'm a slightly anti-elitist person by nature. That's who I am. And no disrespect to any other god. All of us find, the god who inspires us. But for someone like me, for those of us who are rebellious, Lord Shiva is a very inspiring god. Because he is the original god of the rebels. He himself, as you said rightly, exists outside of the rules of society. He treats his wife as an equal. They sit shoulder to shoulder as equals in all their representations. He dances brilliantly. He, is a brilliant musician. Thoda bhang bhi peete hain. So he is a god of the rebels. So those who are rebellious, and I am a rebellious person. So which is why I guess I find him attractive. But I'll repeat again, all of us have a right to find our own God, and again respecting in the Indian way, our way is not to tolerate each other. Because toleration as a word, that English word, it means कि यार मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन चल टॉलरेट कर रहा हूँ, झेल रहा हूँ. करेक्ट. दैट इज नॉट द इंडियन वे. द इंडियन वे इज आई विल एक्टिवली रिस्पेक्ट योर वे ऑफ लाइफ एंड यू रिस्पेक्ट माई वे ऑफ लाइफ. दैट इज द इंडियन वे. इट्स नॉट जस्ट टॉलरेशन, इट इज इवन फर्दर. एंड दैट इज वॉट यू सी इन अमंग द मोस्ट कॉमन पीपल इन इंडिया, वेयर I gave some examples already. I can give so many more. The Durga Puja in Calcutta. We all know so many of the idol makers are Muslims. In the Venkateshwara temple in South, it's a Hindu temple. Many Muslims come in to pray out there. Haji Ali Dargah हमारे मुंबई में है. A lot of Hindus go in to pray out there. This is the Indian way.
हम लोग सिर्फ टॉलरेट नहीं करते हैं, हम लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं और पूरे मिल जाते हैं एक दूसरे में। ये बहुत ख़ास बात है हमारे भारत देश में और इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इसे हमें बार बार इसके बारे में बातचीत करते रहना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो पब्लिक डिबेट जो होता है वो इतना एक्सट्रीमिस्ट हो गया है कि ये बात शायद जितनी बार हमें दोहरानी चाहिए हम दोहराते नहीं हैं। तो दैट इज़ द ओनली थॉट दैट आई वांट टू लीव विद यू। तो चलिए इस बहुत ही इस खूबसूरत मुकाम पे लाके इस सेशन को छोड़ा है अमीश ने, और इस सब के साथ मैं आप सब लोगों से इजाज़त लेती हूँ, और अगर अगले साल आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला तो ये हमारी बहुत खुशनसीबी होगी। खुदा हाफिज़।